डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट और बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, तो कल हमने अपना चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो कल हमने ओस्टर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके हमने कंक्लूज़न देखे थे कि कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया था और कैसे बताया था कि अगर आपकी कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ आपका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड इसमें निकालना है ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको बायोट-सैवर्ट लॉ भी कहा जाता है। तो इसमें कोई भी अगर आपका मान लो कोई भी आपका कंडक्टर है जिसमें से आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके एक छोटे से पोर्शन की वजह से, मान लो अगर मैं इसकी लेंथ dl ले लूँ तो इसके छोटे से पोर्शन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका कोई भी कंडक्टर है, इसकी छोटी सी लेंथ अगर हम dl ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो ये कोई कंडक्टर है, तो अगर हम इसकी बहुत छोटी सी लेंथ dl ले लें यहाँ पे, वेरी स्मॉल एलिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट भी कहते हैं, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से अगर मुझे किसी भी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ के द्वारा निकाल सकते हैं। तो किसी भी करंट एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा दिया गया, बायोट-सैवर्ट लॉ के द्वारा दिया गया। बायोट-सैवर्ट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ predicted by Biot and Sawart. This law deals with the magnetic field induction at a point due to a small current element, a part of any conductor carrying current. ठीक है, यहाँ पे जो आपका बायोट-सैवर्ट लॉ है ये एक आपका एक्सपेरिमेंटल लॉ है जिसको किसने प्रूव किया था, बायोट एंड सैवर्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये लॉ हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, दिस लॉ डील्स विद द, ये हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट, ए पार्ट ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, तो ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, किसकी वजह से, स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी यही बताया आपको कि मान लो ये कोई आपकी बहुत बड़ी, ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट की, अगर मैं इसका छोटा सा एक एलिमेंट ले लूँ यहाँ पे और उसकी लेंथ क्या है dl, तो इस dl की वजह से अगर पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो किसने बताया था, वो आपका बायोट-सैवर्ट लॉ ने बताया था। तो ये जो छोटा सा होगा इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ योर करंट एलिमेंट। अगर हम इस पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट मान लें उसको हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर दिखाएं आपको, और अगर हम इसका इतना सा पोर्शन ले लें तो इतना सा पोर्शन जिसकी लेंथ है dl, इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट, और जिसकी लेंथ कितनी है, dl। ठीक है, और इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को किसके द्वारा निकाल सकते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी कि B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, और हमें वो किसकी वजह से निकालनी है, स्मॉल करंट एलिमेंट, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, जिसकी लेंथ जो है वो हमने dl सपोज की है। और ये स्मॉल करंट एलिमेंट क्या है, एक पार्ट है आपका कंडक्टर का जिसमें से करंट आपका फ्लो कर रहा है। अगर हम उसके छोटे से करंट एलिमेंट के द्वारा किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसको हम किसके द्वारा निकालते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ के द्वारा। ठीक है, लेट एक्स वाई बी करंट कैरिंग कंडक्टर, एक्स वाई जो है वो आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई बी द करंट इन द कंडक्टर, डी एल बी इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर, डी बी द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो एक्स वाई है वो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई जो है उसमें वो करंट फ्लो कर रहा है, डी एल जो है वो आपकी स्मॉल एलिमेंट है कंडक्टर का, और डी बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट। ठीक, तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें ये कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इसने यहाँ पे ये ऐसे लिया हुआ है, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई,
और इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से जो है आपका आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें स्मॉल लेंथ आपने इसकी ली है, मान लो ये आपने स्मॉल लेंथ इसकी ली है DL, तो ये आपका स्मॉल करंट एलिमेंट हो गया। तो आई जो है इसमें से भी फ्लो करेगा, तो ये आपका स्मॉल करंट एलिमेंट हो गया। और स्मॉल करंट एलिमेंट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से भी आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आपका छोटा सा अगर DL है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी कितना है, आई करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि पूरे कंडक्टर में ही आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कोई भी कंडक्टर है XY, और इसमें करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है। DL जो है वो आपका स्मॉल करंट एलिमेंट है, और इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से ये जो आपका DL है, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा, और उसको हमने क्या लिखा है, DB। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो आपका स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हमने क्या लिखा है, DB, किसी भी पॉइंट P पे। और R क्या है, R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, R क्या है यहाँ पे आपका एक डिस्टेंस है किस किस के बीच में, तो ये जो आपका करंट एलिमेंट है DL, और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अगर मान लो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, किसकी वजह से, ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है आपका, R। तो R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P फ्रॉम वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो ये किन के बीच का डिस्टेंस है आपका, कि आपका जो करंट एलिमेंट है IDL, करंट एलिमेंट DL के बीच में और पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिखा है, R। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो DL जो है वो आपका स्मॉल करंट एलिमेंट है, ये है आपका DL छोटा सा, पूरे कंडक्टर में से अगर हमने छोटा सा पार्ट ले लिया तो उसकी जो लेंथ होगी DL वो आपका करंट एलिमेंट होगा। और इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से अगर हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, पॉइंट P पे DB आएगी, और DL और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका R है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो DL इज़ द स्मॉल करंट एलिमेंट, DB इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, and R is the distance between the current element and the point P from where we want to calculate the magnetic field। तो ये सारे टर्म्स इसमें दिए गए थे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो XY है ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, I जो है उसमें फ्लो करने वाला करंट है, DL जो है ये आपका स्मॉल एलिमेंट है, DB जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है एट ए पॉइंट P और एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द एलिमेंट। According to the Biot-Savart law, the magnitude of magnetic induction dB at a point P due to a current element depends on the following factor। यानी कि बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या कहा, बायोट-सैवर्ट लॉ ने बताया द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन dB। तो बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या कहा कि अगर हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन DB एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। तो बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या कहा कि जिस करंट एलिमेंट की वजह से हम पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना चाहते हैं DB, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि पॉइंट P पे ये आपका स्मॉल एलिमेंट है DL, और इसकी वजह से हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं जो कितनी है आपकी DB, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो हमें ये देखना है कि ये जो DB होगी आपकी, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है एट ए पॉइंट P, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो अब हमें देखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपके कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या कहा कि DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपकी करंट पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। अगर करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर करंट को डिक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो पहला फैक्टर ये हुआ कि DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेकेंड फैक्टर इसमें दिया गया है DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। DB is directly proportional to DL. It means magnetic field is directly proportional to the length of the element।
यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी लेंथ ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट पी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी थीटा पे भी डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, और साइन थीटा में जो थीटा क्या है, थीटा ये आपका एंगल है किस किस के बीच में, लेंथ ऑफ एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट पी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये एंगल जो है ये आपका थीटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये जो आपका करंट एलिमेंट है और ये आपका पॉइंट पी है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये कितना गिवन है आपका, थीटा गिवन है यहाँ पे आई डी एल और पी के बीच में, ठीक है। तो ये आपका आई डी एल हो गया और यहाँ पे जो है ये आपका पॉइंट पी हो गया। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आपका थीटा होता है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका कोई भी करंट एलिमेंट है, मान लो आई डी एल, और यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, और ये इसके बीच का एंगल हो गया आर। तो ये जो दोनों के बीच का एंगल होगा इसको हम कहते हैं थीटा, यानी कि लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट। यानी कि किस किस के बीच में यहाँ पे हमें एंगल देखना है कि अगर ये आपका करंट एलिमेंट है आई डी एल, इसको अगर हम बोलें तो दिस इज़ द करंट एलिमेंट आई डी एल, इसके बीच में और पॉइंट पी के बीच में जो करंट एलिमेंट आई डी एल है और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उन दोनों को जॉइन करने वाली लाइन के बीच में, ठीक है। तो एंगल थीटा कौन सा होगा, ये वाला जो होगा ये आपका एंगल थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा किस किस के बीच में बन रहा है, एक तो करंट एलिमेंट के बीच में कि जो आपका करंट एलिमेंट है उसके बीच में, और जो करंट एलिमेंट और पॉइंट पी को लाइन जॉइन करती है उन दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल थीटा होता है। तो साइन ऑफ द एंगल थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट पी, ठीक है। तो ये एंगल आपका थीटा होगा। तो इस एंगल थीटा पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। तो बायोट-सैवर्ट ने क्या कहा कि जो पॉइंट पी पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो पहले पॉइंट ने क्या बताया कि जो आपका डी बी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट बताया डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। और थर्ड बताया डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इट मीन्स साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट पी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इसमें क्या दिया है कि डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। 1/r² को हम क्या कहते हैं, तो ये जो है ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप करंट की इसमें डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे ठीक है, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हमने देखा 4 पॉइंट देखे पहले में कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड पॉइंट हमने देखा डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को फिर हम कैसे लिखेंगे, 1/r²। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को फिर हमने क्या लिखा, 1/r²। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस
बिटवीन द एलिमेंट एंड द पॉइंट P, ठीक है। तो अब हम सारी जो 4 इक्वेशन उनको कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो dB हमारा क्या बन जाएगा, dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पहला फैक्टर था हमारा I, दूसरा फैक्टर था हमारा DL, तीसरा फैक्टर था हमारा साइन थीटा, और फोर्थ फैक्टर था हमारा आर स्क्वायर, जो कि इसके नीचे आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी कि चारों इक्वेशंस को कंबाइन करके dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड बायोट-सैवर्ट लॉ। इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ कहते हैं। इफ़ कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन ए एयर और वैक्यूम देन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय। तो अगर हम कंडक्टर को एयर में रख दें या फिर वैक्यूम में रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको हम कैसे देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए और इक्वल साइन को लगाने के लिए हमें कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो इसको जब हम इक्वल का साइन करेंगे dB, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लाने के लिए फिर राइट वाले फैक्टर को हमें एक कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट कौन सा है यहाँ पे, μ0 अपॉन 4π। तो ये क्या है, आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये μ0 अपॉन 4π जो है ये आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो जो यहाँ पे μ0 अपॉन 4π है ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, μ0 अपॉन 4π, वेयर μ0 इज़ द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड μ0 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये जो आपका, अगर आपने जो आपका कंडक्टर है उसको एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π, ठीक है। तो μ0 अपॉन 4π जो है ये आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और जो आपका μ0 होता है इसको हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जो आपका μ0 होता है इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो आपका μ0 है इसको हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी, इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, μ0 को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। μ0 की जो वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा dB एट ए पॉइंट P वो होगा आपका μ0 अपॉन 4π आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे μ0 अपॉन 4π जो है ये आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और μ0 जो एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है इस μ0 का नाम होता है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। μ0 इज़ नोन एज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है इसका वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। और इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं आपके ML-T-2 A-2। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, I का पता है आपको, ठीक है, करंट का पता है आपको, लेंथ का पता है, और आर स्क्वायर का आपको पता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है, तो आप यहाँ से किसका निकाल सकते हो, μ0 का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। ये असाइनमेंट जो है ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। टू कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ μ0। तो ये जो μ0 है इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है आपको कैलकुलेट करना है, इस वाले फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशन फॉर्मूला। और आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ये आना चाहिए ML-T-2 A-2,
तो ये आपका असाइनमेंट है, ये सभी अपनी नोटबुक में करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो यहाँ पे हमने निकाला कि जो आपका डी बी होगा μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और जो म्यू नॉट होता है दैट इज़ अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट की जो वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर मीटर, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ML2 MLT-2A-2, तो वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके मुझे दिखाएंगे, और इसका जो SI यूनिट भी मुझे निकाल के दिखाएंगे। तो इसके एक आपका SI यूनिट और एक आपका डायमेंशन फॉर्मूला जो है, ये 2 क्वेश्चंस करके दिखाने हैं आपको। तो वेक्टर फॉर्म में फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म बायोट-सैवर्ट लॉ कैन बी रिटन एज। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4 आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4 आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड का। जो आपका बायोट-सैवर्ट लॉ में अभी आपने डीवी की वैल्यू निकाली, वो किसके बराबर है, μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं μ0/4 आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे जो है ये आपका डी बी वेक्टर है, ठीक है। डी बी जो है ये आपका वेक्टर है, और जो डी एल है तो आई जो है, और ये डी एल जो है ये आपका वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ एलिमेंट है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके बाद ये जो आर है ये भी आपका एक वेक्टर है, तो इसको आप क्रॉस आर करोगे और डिवाइड बाई ये आएगा आपका आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म आएगा यहाँ पे μ0/4 आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है आपको, ये आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो वेक्टर जो है वो आपको आई के ऊपर नहीं लगाना, वेक्टर जो है वो आपको डी एल के ऊपर लगाना है, क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर का सिंबल है वो आपको डीएल के ऊपर लगाना है, आई के ऊपर जो है वेक्टर का सिंबल नहीं लगाना है, डीएल के ऊपर जो है वो वेक्टर का सिंबल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लेंथ एलिमेंट है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 द डायरेक्शन ऑफ डी बी वुड बी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल क्रॉस आर, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो हम जो इसकी डायरेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये जो डी एल है ये आपका एक वेक्टर है, क्रॉस आर ये आपका एक वेक्टर है। तो डी एल है ये आपका एक वेक्टर है, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और इसके साथ में ये करंट को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करंट है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो डी एल है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो आर वेक्टर है ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका लेंथ एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, डी एल ये भी वेक्टर है जो आपका लेंथ एलिमेंट है, क्रॉस जो आपका आर वेक्टर है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द करंट एलिमेंट, तो ये दोनों आपके वेक्टर क्वांटिटी हैं। डी एल जो करंट एलिमेंट है उसकी लेंथ, और जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट पी एंड करंट एलिमेंट, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में फिर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी डी एल के भी परपेंडिकुलर होगी और वो आपके आर के भी परपेंडिकुलर होगी, दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि वो
आपके डी एल वैक्टर के भी परपेंडिकुलर होने चाहिए और आपके आर वैक्टर के भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इसका मतलब जो आपकी डायरेक्शन है डी बी की वो कौन सी डायरेक्शन होगी, दैट इज़ द डी एल क्रॉस आर। ठीक है, तो डी एल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है, और इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं या राइट हैंड थंब रूल से भी हम इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जो आपकी डी बी है वो आपकी परपेंडिकुलर है ऐसे प्लेन के जिसमें आपके डी एल और आर हैं। तो डी बी इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर, यानी कि अगर एक आपका ऐसा प्लेन है जिसमें आपका आर भी है और डी एल भी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है आपका डी एल क्रॉस आर, तो वो डी एल के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और आर के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसीलिए वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमने जो है वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ से बी की वैल्यू डी बी की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे डी बी की वैल्यू हमने निकाली है, और इसी तरह अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने जो मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला है वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए निकाला है, डीबी के लिए निकाला है। तो अगर हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें अगर दोनों साइड, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अगर हम डीबी का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा आपके पास, डीबी का इंटीग्रेशन करके आपके पास बी की वैल्यू आएगी, और राइट साइड का इंटीग्रेशन आपने किया तो ये आएगा आपके पास μ0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो जो डी एल है ये आपका एक वेक्टर है और जो आर है ये भी आपका एक वेक्टर है। और इसका अगर हम लिखें यहाँ पे तो ये आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए करंट एलिमेंट थ्रू ए एंटायर वायर की अगर हम निकालें तो बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा आपके पास आई, अब है यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी एल क्रॉस आर है, तो हमें पता है जब ए क्रॉस बी अगर होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम खाली यहाँ पे डी एल क्रॉस आर को अगर मैं लिखूँ, डी एल क्रॉस आर को अगर हम लिखें यहाँ पे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की जगह आ जाएगा ये डी एल और इसकी जगह आ जाएगा आपका आर और साइन थीटा। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा आपके पास डी एल आर साइन थीटा। ठीक है, और साथ में आपके पास ये आई अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ पे आपने लिख दिया आई अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बचा है आपके पास μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचा है आपके पास, तो ये हमने निकाला इसको क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी अगर हमें करना है तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। तो इस तरीके से हम करते हैं इसको, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी जिसको हम कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, तो ये ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा आई डी एल क्रॉस आर को हमने लिख लिया डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर